मुझे पसंद करने वाली स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने मेरा 10 साल तक इंतज़ार किया। 10 साल के समय में वो एक मासूम लड़की से एक सफल करियर वाली फीमेल सीईओ बन गई, जबकि मैं अब भी उसी समय के लड़के जैसा दिखता था। 10 साल पहले हम दोनों हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे। उस समय के मासूम मैंने एक क्लीशे प्रॉमिस किया था। मैंने कहा था कि मैं उसे पूरी ज़िंदगी पसंद करूंगा और उसे ज़रूर हैप्पीनेस दूंगा। उसने भी शर्म से लाल होकर मेरे साथ सीक्रेटली शादी करने का वादा कर लिया, लेकिन अगले ही दिन मैं ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं और उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। उसके बाद के 5 सालों तक वो पागलों की तरह मुझे ढूंढती रही, लेकिन मैं उसके सामने कभी नहीं आया, क्योंकि उस समय कन्फेशन करने के अगले ही दिन मैं एक्सीडेंटली 10 ईयर्स इनटू द फ्यूचर चला गया था। मेरे लिए ये सिर्फ कल और आज था, लेकिन बाहर की दुनिया के लोगों की नज़र में मैं पूरे 10 सालों से गायब था। इस समय मैंने ज़ोर से अपना चेहरा दबाया और आखिरकार विश्वास किया कि ये सब सच था। मैं 8 जून 2010 को कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद रात में अपनी पसंद की लड़की के घर के नीचे वाली सुपरमार्केट में सामान खरीदने गया था। वहाँ गिरने के बाद मैं सीधे 2010 से 2021 में पहुँच गया। मैंने अपने आसपास का सीन देखा, जो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। मैंने इंस्टिंक्टिवली घर वापस जाने का रास्ता पकड़ा। वापस जाने का रास्ता ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ बदल चुका था। जब तक मैं अपने घर पहुंचा, तब तक सूरज लगभग डूबने वाला था। असल में वो घर अब घर रह ही नहीं गया था। पुराना घर कई साल पहले डेमोलिश हो चुका था और उसकी जगह एक बहुत बड़ा पार्क बन चुका था। मैं फिर ग्रोसरी स्टोर गया और अपने बूढ़े पिता को कॉल किया, लेकिन मेरे अनरिलायबल पिता अब भी वैसे ही थे। 10 साल पहले भी उनका फ़ोन हमेशा अनरीचेबल रहता था और 10 साल बाद तो वो नंबर ही बंद हो चुका था। तभी ग्रोसरी स्टोर के ओनर ने अपना चश्मा ठीक किया और हैरानी से ऊपर देखा। स्याओगो, तुम हो? झंग अंकल? मैं कुछ देर के लिए झिझका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि 10 साल बाद भी इस ग्रोसरी स्टोर का ओनर वही बूढ़ा आदमी था। पहले जो एनर्जेटिक अंकल हुआ करते थे, उनके आधे बाल अब सफ़ेद हो चुके थे। झंग अंकल, क्या मेरे पापा वापस आए थे? तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढते रहे, तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, तो बाद में शायद विदेश चले गए। और उनके साथ एक वुमन भी थी, अंकल ने अविश्वास से कहा। उस समय एक लड़की भी अक्सर मेरे यहाँ आती थी। लगता है वो तुम्हारी हाई स्कूल की क्लासमेट थी। उसने कई सालों तक तुम्हारे बारे में पूछा। एक लड़की? मैं अचानक चौंक गया। अगले ही पल मैंने बिजली की तरह पूछा, क्या वो ओवल फेस और लंबे बालों वाली लड़की थी? शायद वही थी। उसने कितने साल तक पूछा? लगभग 2015 तक। उसके बाद ये जगह डेमोलिश होकर पार्क बन गई। फिर मैंने उसे नहीं देखा। वो क्या पूछती थी? वो हमेशा पूछती थी कि तुम कहाँ चले गए, और पूछती थी कि क्या मैंने तुम्हें देखा है। जांग अंकल ने 2 घूंट शराब पी और कहा, मैं उस समय हमेशा सोचता था कि आखिर वो तुम्हारी कौन है। तुम्हारे पापा से भी ज़्यादा तुम्हें ढूंढती थी। लेकिन जब जांग अंकल ने दोबारा सिर उठाया, तो सामने खड़ा 18 साल का मैं अचानक गायब हो चुका था। इस समय मैं पूरी ताकत से आगे की तरफ दौड़ रहा था। मुझे वो लड़की याद आ गई, जो हमेशा मेरे सामने हंसती मुस्कुराती रहती थी। अगर मैंने अभी अभी उसके सामने उसे पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी और अगले ही दिन गायब हो गया, तो क्या वो बहुत दुखी हुई होगी? लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद मैं फिर रास्ता भटक गया, क्योंकि इन 10 सालों में रोड्स और रूट्स बहुत बदल चुके थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर कैसे जाऊं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ गूंजी, गू यी लिंग, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगी। इससे मुझे फिर से हिम्मत मिल गई। आखिरकार सनसेट के समय काउंटलेस लोगों से रास्ता पूछने और इस सिटी की पुरानी यादों के सहारे मुझे उसका घर मिल ही गया। इस समय मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी मेमोरी में मौजूद जगह के अनुसार धीरे धीरे पुराने घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, मेरी आंखों के सामने वो लड़की नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत से पता चला कि वो बहुत पहले ही यहाँ से मूव कर चुकी थी, लेकिन बाद में वो कई बार वापस आई थी और हर बार पूछती थी कि क्या उसने किसी दुबले पतले और लंबे लड़के को उसके बारे में पूछते हुए देखा है। ये सुनकर मैं फिर निराश होकर पुराने घर से बाहर निकल आया। मैं एक खोई हुई आत्मा की तरह सड़क पर चलता रहा। मैंने ब्रिज के नीचे सो रहे होमलेस लोगों को देखा और पूरी तरह निराश होकर सोचा, क्यों ना रात में इनके साथ ही थोड़ा टाइम बिताकर मज़ा करूं। लेकिन तभी न जाने कहाँ से एक आवाज़ सुनाई दी, ताजा हो। इस आवाज़ ने जैसे मेरी खोई हुई सारी चेतना वापस ला दी। मैंने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और लगभग इंस्टिंक्टिवली अपने कान खड़े कर दिए। उस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत समझ गया। मैंने आवाज़ की डायरेक्शन में देखा। सामने वाले शॉपिंग मॉल पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जिस पर एक प्रोग्राम चल रहा था। होस्ट किसी का इंटरव्यू ले रही थी। वो थी मे ग्रुप की सबसे यंग फीमेल सीईओ, लिन शाओ। ये देखकर मेरा दिमाग ज़ोर से हिल गया। शाओ शाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10 साल बाद उससे इस तरह दोबारा मुलाकात होगी। इसके बाद मैंने तुरंत अपने मन में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली। जूनियर सिस्टर, मे ग्रुप की यंग और ब्यूटीफुल फीमेल सीईओ। सब कुछ याद करने के बाद मैंने गहरी सांस ली। आखिरकार वो इतनी सक्सेसफुल बन चुकी है। लेकिन तभी बड़ी स्क्रीन पर होस्ट ने आगे पूछा, आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की को मिडिल स्कूल के समय से ही बहुत सारे लड़के पसंद करते होंगे, तो क्या आप उस समय अर्ली रिलेशनशिप में थी? लिन शाओ ने सोफा पर अपने पैर क्रॉस करके बैठते हुए रेयर हेजिटेशन के साथ चमक कर हंस पड़ी। बहुत अफसोस है, कोई मुझे परस्यू नहीं करता और मैं अर्ली रिलेशनशिप में भी नहीं रही। सिर्फ मैं जानता था कि उसने झूठ बोला था,
क्योंकि कल ही वो मेरे सामने बार बार कह रही थी कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन वो भी 10 साल पहले की बात थी। इसके बाद मेरे बैग में अभी भी टाइम ट्रैवल के साथ आए 50 युआन थे। मैंने तुरंत पास में एक इंटरनेट कैफ़े ढूंढा, फिर इंटरनेट पर लिन शाओ की इन्फॉर्मेशन खोजी। जब मैं उसकी अलग अलग फेमस घटनाओं को पढ़ रहा था, तभी अचानक मैं रुक गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने उसकी रिलेशनशिप चार्ट देखी। हस्बैंड नाइलान। ये जगह खाली थी। मुझे नहीं पता था कि स्टाफ मेंबर ने इसे भरना भूल गया था, या फिर अभी तक उसका कोई हस्बैंड था ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी हुई। नीचे उसका पब्लिक ईमेल दिया हुआ था। मेरे मन में अचानक एक आइडिया आया और मैंने उसे ओपन कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने एनोनिमस तरीके से उसे एक ईमेल भेज दिया। उधर एक बड़े से कमरे में लिन शाओ थकी हुई बेड के हेडबोर्ड से टिक कर बैठी थी और अपने टेम्पल्स को दबा रही थी। पिछले कुछ दिनों से लिन शाओ को बार बार एक अजीब सी इंट्यूशन क्यों हो रही थी। 10 सालों में पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था। उसे हमेशा लगता था कि कोई जल्द ही उसकी ज़िंदगी में आने वाला है। तभी अचानक उसका फ़ोन चमका। एक ईमेल आया था। ऐसे पब्लिक ईमेल पर आने वाले मैसेजेस लिन शाओ आमतौर पर नहीं पढ़ती थी, क्योंकि उसमें तरह तरह के स्पैम ईमेल्स आते रहते थे। लेकिन आज उसके दिल में अचानक एक बहुत अजीब सी फीलिंग हुई। उसने लेटेस्ट अनोनिमस ईमेल ओपन किया। कंटेंट बहुत सिंपल था। क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? तो क्या अभी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हे शाओगुओ, मैं अभी इंटरनेट कैफ़े से बाहर निकला ही था कि दूर से अचानक किसी ने आवाज़ लगाई। जंग अंकल, आप यहाँ कैसे? तुम सच में शाओगुओ हो? जंग अंकल हाँफते हुए मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। जब तुम्हारे पापा यहाँ से गए थे, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें कभी देखूँ तो तुम्हें रोक कर रखना। तुम्हारे पापा उस समय एक एनवलॉप छोड़ कर गए थे। उसमें एक कार्ड और कुछ पैसे थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुम्हें देखूँ तो ये तुम्हें दे दूँ। इन 10 सालों से मैंने इसे सेफ में रखा हुआ था। 10 साल हो गए। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। जांग अंकल फिर हंस पड़े। तुम्हारे पापा ने कहा था कि उस एनवलप में उनका फॉरेन एड्रेस भी है। तुम इस पैसे से यहाँ के सारे काम सेटल कर लेना और फिर प्लेन से उन्हें ढूंढने चले जाना। मैंने हल्के से ओ कहा। लगता था कि आखिरकार मेरे पापा ने बहुत पैसा कमा लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। मैं जानता था कि 10 साल बीत चुके थे और मेरे पापा विदेश में अपनी नई फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर चुके होंगे। जांग अंकल के घर पहुंचकर मैं एक तरफ यही सोच रहा था और दूसरी तरफ ग्रोसरी स्टोर के अंदर का माहौल देख रहा था। वहाँ की सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही थीं। फर्नीचर की जगह तक नहीं बदली थी, यहाँ तक कि वो वॉशिंग मशीन भी वही थी जो 10 साल पहले थी। तभी अचानक मेरी नज़र एक पुराने जंग लगे छोटे बॉक्स पर पड़ी। मैंने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियां उसके ऊपर जमी धूल को हटाने लगीं। मैंने बॉक्स खोला। अंदर बहुत सारी अलग अलग रंगों की छोटी छोटी स्टार्स नीटली रखी हुई थीं। झंग अंकल, ये बॉक्स कहाँ से आया? अरे! झंग अंकल की आंखें अचानक चमक उठीं। मुझे याद आ गया। ये वही बॉक्स है जो उस लड़की का था जिसके साथ तुमने हाई स्कूल में रिलेशनशिप की थी। जिस दिन तुम्हारे घर वाली बिल्डिंग गिराई जा रही थी, उसी दिन उसने ये स्टार से भरा आयरन बॉक्स रुइंस में फेंक दिया था। सोचूं तो लगभग 7 या 8 साल हो गए होंगे। मैं चुपचाप पीछे मुड़ा और जांग अंकल को घूर कर देखने लगा। वो कैसी है? जांग अंकल ने भौहें सिकोड़ लीं। मेरी याद में वो लड़की बहुत दुखी थी। उस समय मैं उसे बार बार समझा रहा था कि इतना सुंदर बॉक्स मत फेंको, इसके अंदर इतने सारे स्टार्स थे। ज़रूर किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान ने उसे दिया होगा। फेंकना सच में अफसोस की बात थी, लेकिन उस लड़की ने उस समय बहुत फर्मली कहा था कि उसे ये नहीं चाहिए। उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। मुझे फिर भी बहुत अफसोस हुआ, इसलिए उसके फेंकने के बाद मैंने ये बॉक्स वापस उठा लिया। लेकिन इतने सालों में मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। ये बॉक्स तब से मेरे पास ही रखा हुआ है। अगर तुमने आज इसका जिक्र नहीं किया होता तो मैं इसे कब का भूल चुका होता। ये वही बॉक्स था जो मैंने उसे दिया था, मानो किसी इनविजिबल डेस्टिनी ने सब कुछ पहले से तय कर रखा हो। मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या सच में? मेरे थॉट्स वापस एक जनवरी 2009 में चले गए। हाई स्कूल के बड़े पेड़ के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे थे। लिन शाओ, हैप्पी न्यू ईयर, आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, ये तुम्हारे लिए है। इसके अंदर मैंने 366 स्टार्स फोल्ड किए हैं। उम्मीद है नए साल के 366 दिनों में तुम हर दिन इन स्टार्स की तरह चमकती रहोगी। तुम कितने स्टूपिड हो, तुम्हें काउंटिंग भी नहीं आती? 366 डेज हैं तो तुमने 366 स्टार्स क्यों फोल्ड किए? क्योंकि एक स्टार मैं हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारी आगे की जिंदगी में हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लड़का मिस्चीवसली मुस्कुराया। लड़की ने खुशी से उसे ले लिया और कहा, आज से मैं इसे बहुत केयरफुली रखूंगी, हर दिन, क्योंकि इसमें एक स्टार तुम हो, इसलिए मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगी। 2021 में उस अंधेरी पुरानी बिल्डिंग के अंदर मैं डिम लाइट में उस पुराने आयरन बॉक्स को देख रहा था। वो इतना पुराना और टूट चुका था कि लगता था हल्का सा दबाने पर भी टूट जाएगा। मैंने देखा कि अंदर कुछ मुड़े तुड़े और बहुत पहले पीले पड़ चुके नोट्स भी रखे थे। तुमने अभी प्रॉमिस किया और अगले ही दिन गायब हो गए। मैं तुम्हें फेंक दूंगी, सच में फेंक दूंगी। अब कभी तुमसे नहीं मिलूंगी। रात में मैंने जंग अंकल के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया।
मैं सच में देखना चाहता था कि एनोनिमस ईमेल पर कोई रिप्लाई आया है या नहीं। हालांकि मुझे खुद भी लग रहा था कि मैंने अभी अभी बहुत स्टूपिड काम किया है। ये कंप्यूटर भी कभी बदला नहीं गया था। ये वही कंप्यूटर था जो 10 साल पहले इस्तेमाल होता था। मैंने फैमिलियर एक्सपी सिस्टम ओपन किया। मुझे इसे यूज़ करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। हालांकि कंप्यूटर बहुत स्लो था, लेकिन किसी तरह चल रहा था। मैंने कांपते हुए माउस से क्लिक किया और ईमेल पेज खोला। अचानक मैं बहुत खुश हो गया। वो आइकन सच में ब्लिंक कर रहा था। मैंने तुरंत उसे ओपन किया। गैस करो, कावर्ड, अगर आंसर जानना है तो सामने आकर मुझसे पूछो। फक, इसका क्या मतलब है? मेरा चेहरा तुरंत पसीने से भर गया। कहीं उसे सच में पता तो नहीं चल गया? छोड़ो, मुझे उससे मिलना ही होगा। मैं अचानक खड़ा हो गया और अगले दिन उससे मिलने का फैसला कर लिया। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। उठते ही सबसे पहले मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखा। मैं बार बार फेस वॉश करने लगा और अपने हेयर ठीक करने लगा। मैंने जांग अंकल से एक पुराना फ़ोन लिया और नेविगेशन से लिन शाओ की कंपनी के नीचे लोकेशन सेट कर ली। घर से निकलने से पहले मैंने उस पेपर स्टार्स वाले आयरन बॉक्स को अपने शोल्डर बैग में रख लिया। फिर एक टैक्सी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में मुझे लगा कि मेरा लुक थोड़ा चाइल्डिश है, इसलिए सबसे पहले मैं हेयर सालों गया और एक मैच्योर हेयर स्टाइल करवाया। फिर सूट शॉप जाकर एक स्टाइलिश सूट पहन लिया। मेरे दिमाग में नेचुरली एक सॉन्ग आया, उसने एक हैंडसम सूट पहन लिया है और ऑकवर्डली रेड टाई भी बांध ली है। जब मैं उससे मिलूंगा तो वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। लेकिन जैसे ही मैं शॉपिंग मॉल से बाहर निकलने के लिए पहला कदम रखता हूँ, अगले ही पल पीछे से चीखने की आवाज़ आती है। थीफ, थीफ, पकड़ो उसे! पूरे बड़े शॉपिंग मॉल में भीड़ की आवाज़ गूंजने लगी। मैंने ध्यान से देखा। उसी समय एक आदमी घबराकर मेरे पास से भागता हुआ निकला। मैंने इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की। मेरी उंगलियां उसके कपड़ों तक पहुंच ही गई थीं कि उसने ज़ोर से हाथ झटक दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के किनारे लगभग 10 साल की एक लड़की खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरे बैग में फ़ोन और वॉलेट तो नहीं है, लेकिन उसमें मेरे बॉयफ्रेंड का दिया हुआ एक गिफ्ट था। ये उसका दिया हुआ आखिरी सामान था। मैंने उसे भी क्यों खो दिया? मैंने लड़की को देखा और मेरी सांसें थम सी गईं। उस लड़की में मुझे किसी और की परछाई दिखाई दी। तुम लगभग बिना सोचे मैं उस गुंडे के भागने की दिशा में दौड़ पड़ा और सीधे एक गली में घुस गया। चारों तरफ लकड़ी के बोर्ड्स और बॉक्सेस पड़े हुए थे। गुंडा हैरान होकर पीछे मुड़ा और पीछे से दौड़कर आ रहे इस लड़के को देखा। उसने अपनी स्लीव से एक छोटा नाइफ निकाल लिया। भाई, अभी अभी स्कूल से निकले हो बा? दौड़ते तो काफ़ी तेज़ हो। उसका सामान मुझे दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं उस समय क्यों आगे बढ़ा था, लेकिन मुझे याद आया कि जिस पल से मैं गायब हुआ था, उसी पल से लिन शाओ भी शायद इसी तरह दुखी हुई होगी। ओए, तू उसका कौन है? कोई नहीं। जब कोई नहीं है तो तू बीच में क्यों पड़ रहा है? दफा हो जा। इतना कहते ही उसने मेरे शोल्डर पर धक्का दिया। मैं भी इनर्शिया की वजह से एक कदम पीछे हट गया। फिर अचानक मुझे गुस्सा आया। मैंने आगे बढ़कर गुंडे का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से बैग छीनने की कोशिश की। गुंडा क्लियरली चौंक गया। ओए, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? इससे तेरा क्या लेना देना है? इसके बाद हम दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ समय तक किसी की जीत तय नहीं हो रही थी। गुंडा गुस्से में आ गया और इंस्टिंक्टिवली उसने नाइफ निकाल लिया। मैं अचानक चौंक गया। उसी पल मुझे अपनी आर्म पर बिजली जैसी एक तेज सेंसेशन महसूस हुई। गुंडे ने नाइफ से मेरे अपर आर्म के सूट को काट दिया था और ब्लेड लगभग 2 सेंटीमीटर्स अंदर तक चला गया था। अब वहां से ब्लड निकल रहा था। गुंडा भी डर गया कि कहीं मामला बड़ा ना हो जाए। ओए, तू बड़ा बहादुर है। सिर्फ इस बैग के लिए इतना कर रहा है ना? ले, रख इसे। गुंडे ने बैग मेरे सामने फेंक दिया और भाग गया। मैंने ज़मीन पर हाथ रखकर खुद को संभाला। थकी हुई नज़रों से मैंने उस लड़की का बैग देखा। फिर अनजाने में अपने ऊपर पहने उस नए और सुंदर सूट को देखा। वो पूरी तरह गंदा हो चुका था और उसकी स्लीव भी एक तरफ से कट गई थी। उस पर फ्रेश ब्लड के निशान थे। मैंने खुद पर व्यंग्य करते हुए हल्की हंसी हंसी। कुछ देर झिझकने के बाद मैंने वो गंदा सूट उतार दिया और उसे अपनी एक्सपोज्ड आर्म पर लपेट लिया ताकि घाव छिप जाए। फिर धीरे धीरे उस गली से बाहर निकलने लगा। कुछ देर बाद बैग वाली लड़की भी मेरे पीछे दौड़ती हुई आ गई। वो लगातार थैंक यू और सॉरी बोल रही थी। मैंने उसका बैग उसे वापस दे दिया और कुछ नहीं कहा। मैं रेड लाइट वाले इंटरसेक्शन पर पहुंचा और अचानक बहुत कंफ्यूज्ड महसूस करने लगा। मैंने सोचा था कि उससे मिलने से पहले अपने बाल अच्छे से सेट करूंगा और एक शानदार सूट पहनूंगा, लेकिन सब कुछ खराब हो चुका था। मैं इन्हीं थॉट्स में खोया हुआ था कि अचानक मेरे कदम रुक गए। मेरी नज़र धीरे धीरे एक जगह जम गई, क्योंकि जैसे ही मैंने ऊपर देखा, जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा मिलना चाहता था वो ठीक उसी समय रिवर के दूसरी तरफ से गुजर रही थी। हालांकि उसका अपीयरेंस 10 साल पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, फिर भी मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। उस पल मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मुझे ये भी परवाह नहीं थी कि मेरा हेयर स्टाइल और सूट कितना गंदा और ख़राब हो चुका है। मैं बस उसकी तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। लिन शाओ! मैं पूरी ताकत से उसका नाम पुकारना चाहता था, लेकिन अचानक मेरा गला जैसे बंद हो गया। एक भी आवाज़ बाहर नहीं निकली। मैं सिर्फ उसे रिवर के दूसरी तरफ से जाते हुए देख सकता था।
मैं बेहद एंग्शियस हो गया। फॉर्चुनेटली अगले ही पल उसने भी मुझे देख लिया, लेकिन मैं अपना मुंह खोलकर भी कोई आवाज़ नहीं निकाल पाया। मेरे बिना मेकअप वाले चेहरे पर सिर्फ एक बेहद एक्साइटेड स्माइल दिखाई दी। न कोई पहले से तैयार किया हुआ सूट था, न किसी मैच्योर एडल्ट की तरह बनाया हुआ हेयर स्टाइल। मैंने बस एक बेहद पुराने और फैशनेबल न लगने वाले वेस्ट को पहना हुआ था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं उससे इसी समय मिलूंगा, इतने मेसी और हरीड इंटरसेक्शन पर। रिवर के दूसरी तरफ वो पहले मुझे इग्नोर करके कैजुअली आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन विलो ट्री के नीचे से गुजरते समय जहाँ उसकी ब्रांचेस हमेशा हवा में झूलती रहती थीं, वो आखिरकार पीछे मुड़ी। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू निकल आए। वो खुद भी तय नहीं कर पा रही थी कि ये सब सच है या कोई सपना, लेकिन उसने अपनी चाल को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। हालांकि इस समय उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत मेरे सामने जाकर देखे कि क्या मैं सच में उसकी मेमोरी जैसा ही हूँ, लेकिन उसकी रीज़न उसे बता रही थी कि ये इम्पॉसिबल है। 10 साल बीत चुके थे। मैं अगर वापस भी आता तो भी मैं उसकी मेमोरी वाला वही लड़का नहीं हो सकता था। रिवर के दूसरी तरफ बस एक ऐसा लड़का था जिसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता था, और अब उसे जाना था, उसे जाना ही था। काफ़ी पहले ही उसने तय कर लिया था कि वो अपने पास्ट से पूरी तरह अलग हो जाएगी। अब उसे एक नई लाइफ शुरू करनी थी। लिनशाओ ने आखिरकार रिवर की दूसरी तरफ मुझे एक आखिरी बार देखा, फिर धीरे धीरे अपनी नज़रें वापस कर लीं और पूरी ताकत से दूर की तरफ एक कदम बढ़ाया, ऐसे जैसे वो फिर कभी पीछे नहीं मुड़ेगी। रिवर के दूसरी तरफ खड़े मैंने ये सब देखा और अंदर से बेचैन हो गया। कुछ सेकंड्स बाद मैंने अपने बैग से जल्दी से वो छोटा आयरन बॉक्स निकाला, वही बॉक्स जो मैंने कभी उसे दिया था, जिसे उसने फेंक दिया था और जिसे मैंने दोबारा ढूंढकर वापस रखा था। स्टार से भरा हुआ वो छोटा आयरन बॉक्स। मैंने जंग लगे उस बॉक्स को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसके सामने धीरे धीरे हिलाने लगा। रिवर के दूसरी तरफ खड़ी लिन शाओ ने इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसकी नज़र उस आयरन बॉक्स पर पड़ी, उसकी शांत आंखों में अचानक तेज बदलाव आया। वो घबरा कर रुक गई। उसका मुंह अपने आप खुल गया और उसके गले से एक बहुत हल्की सिसकी निकली। लिन शाओ! मैंने आखिरकार अपना गला फाड़कर जोर से पुकारा। लिन शाओ, क्या ये तुम हो? अगर तुम ही हो तो बस एक बार बोल दो, आगे मत जाओ। मैं गुई लिंग हूँ, वही गुई लिंग जिसे तुम जानती हो। मैंने आयरन बॉक्स ऊपर उठाकर लगातार जोर से पुकारा, लिन शाओ। लिन शाओ का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वो खुद को हिलने से रोकते हुए बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। ये पल किसी ड्रीम जैसा लग रहा था। वहीं रिवर के दूसरी तरफ मैं बेचैनी में सोच रहा था कि सीधे रिवर में उतरकर उसके पास तैर कर चला जाऊं, लेकिन तभी रिवर के दूसरी तरफ से आखिरकार उसकी आवाज़ आई, तुम रिवर में मत उतरना। अगर तुम सच में गुइलिंग हो, गुइलिंग को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती। वो पानी में बहुत ख़राब है, यहाँ पानी बहुत डीप है। वो बोलते हुए लगातार रो रही थी। रिवर के दूसरी तरफ मैं अचानक बेहद खुश हो गया। मेरी कांपती हुई उंगली खुद की तरफ उठी। लिन शाओ, तुम मुझे पुकार रही हो, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं गुई लिंग हूँ, मैं वापस तुम्हें ढूंढने आया हूँ। तुम मेरा इंतज़ार करना, तुम बिल्कुल मत जाना। इसके बाद मैंने पूरी ताकत से ब्रिज की तरफ दौड़ लगा दी। मुझे डर था कि कहीं लिन शाओ चली न जाए। मैं एक सांस में रिवर के दूसरी तरफ पहुंच गया। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंच रहा था, वो फैमिलियर फिगर मेरी आंखों के सामने और क्लियर होती जा रही थी। मैं लगातार हाँफते हुए दौड़ रहा था। आखिरकार मैंने उसे थोड़ी दूर खड़े देखा। अचानक मेरी सांस जैसे एक पल में नॉर्मल हो गई। पता नहीं क्यों, आसपास सब कुछ अचानक बहुत शांत हो गया। हवा तक जैसे रुक गई थी। मैंने उसे देखा और इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ से अपनी आंखों के पास गिरे बाल पीछे किए, फिर अपनी आंसुओं से भरी आंखों को छुआ और बेवकूफ़ों की तरह हंस पड़ा। थोड़ी दूरी पर लिन शाओ भी मेरी तरफ देखकर खड़ी थी। वो भी अपनी नज़रों से इस लड़के को देख रही थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। उसे खुद भी ध्यान नहीं था कि उसके होठों के किनारे हल्की सी खुश मुस्कान आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने दोनों हाथ कहाँ रखूं। ऐसा लग रहा था कि जहाँ भी रखूंगा ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए कभी पैंट्स की पॉकेट ठीक करता, कभी अपने फोरहेड पे हाथ फेरता। बस खुशी खुशी उसे देखता रहा। उसमें बहुत बदलाव आ गया था, इतना कि लगभग उसे पहचानना मुश्किल था। मैंने पहली बार इतने करीब से उस लिन शाओ को देखा जो पास्ट से पूरी तरह अलग थी। ऐसा लगा जैसे बहुत लंबे समय के बाद मिले हों। वो अनफैमिलियर भी थी और फैमिलियर भी। मैं नर्वस भी था और खुश भी। मेरे मन में बहुत सारी बातें थीं, लेकिन उस एक पल में मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। लिन शाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए अनजाने में अपनी नाक खींची। गु यी लिंग, मैं हूँ, मैंने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। गु यी लिंग, तुम मुझे बुला रही हो? मैं आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए उसके थोड़ा और करीब जाना पड़ा। गु यी लिंग, उसने धीमी आवाज़ में कहा। फिर उसने मेरा नाम दोबारा दोहराया। अचानक वो राहत से मुस्कुरा दी। उसने सामने खड़े इस थोड़े मैसी दिखने वाले लड़के को ध्यान से देखा। तुम पतले हो गए हो। वो बहुत देर तक मुझे देखती रही। उसके पास मुझसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा। सच? तुम भी? टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना। तुम्हें हुआ क्या है? किसी से लड़ाई की है? मैंने किसी की मदद करने के लिए लड़ाई की थी। मैं उसके सामने खुद को ब्रेव और हेल्पफुल यंग मैन की तरह दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने अनजाने में अपना चेस्ट थोड़ा बाहर कर लिया। किसकी मदद की? लिन शाओ ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया। बस एक छोटी लड़की थी, कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी सी प्रॉब्लम थी।
लेकिन तभी मेरे शोल्डर पर टंगा हुआ फटा सूट थोड़ा हिला और मेरे शरीर से नीचे गिर गया। मेरे शोल्डर पर नाइफ से लगी बड़ी सी चोट दिखाई देने लगी। दूर से देखने पर वो एक भयानक लाल सांप जैसी लग रही थी। तुम किससे लड़ रहे थे? ऐसा कैसे हो गया? मेरे कुछ समझने से पहले ही एक वार्म पाम ने मेरी रिस्ट पकड़ ली। वो मुझे आगे खींचते हुए चलने लगी। एक बहुत प्लेजेंट फ्रेग्रेंस मेरे पास आई। मैं उसके शरीर की वार्म तक महसूस कर सकता था। मेरा हार्ट तेजी से धड़कने लगा। एक गुंडे ने एक लड़की का बैग छीन लिया था। मैंने उसके लिए बैग वापस ले लिया। इस दौरान मुझे नाइफ लग गया। मैंने अपनी आंखों के कॉर्नर से उसके फेस की तरफ देखा और ऑकवर्डली एक्सप्लेन किया। मेरा पूरा चेहरा अचानक गर्म हो गया। मेरे साथ चलो। मेरे चेहरे पर सरप्राइज था। वैसे कहाँ? मेरे मन में अचानक एक मिस्चीवस थॉट आया और मैंने उसकी रिस्ट से थोड़ा ऊपर जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। लिनशाओ को तुरंत एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने हाथ छोड़ दिया और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। बहुत बातें मत करो, हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल में जल्दी ही मेरी मेडिसिन तैयार हो गईं। कुछ मेडिसिन खाने वाली थीं, लेकिन ज़्यादातर चोट पर लगाने वाली थीं। लिन शाओ फार्मेसी से मेडिसिन लेकर वापस आई। मैंने देखा कि लिन शाओ मेरी तरफ आ रही थी। मेरा शरीर अभी दर्द से परेशान था, लेकिन जैसे ही वो पास आई मैंने अपने शोल्डर सीधे कर लिए। मैंने दूर देखते हुए ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। ये वाली मेडिसिन खाने की है, सुबह और शाम एक एक बार, हर बार 2 टैबलेट्स। और ये वाली बाहर से लगाने की हैं। मैंने उसे थोड़ा खोए हुए अंदाज में देखा। समझ गया। वैसे ये सब कितने के हैं? 320 युआं। मैंने ऑकवर्डली अपनी पॉकेट टटोली। हालांकि मैंने अभी काफ़ी कैश निकाला था, लेकिन हेयर कट और नया सूट खरीदने के बाद अब मेरे पास बहुत कम पैसे बचे थे। अभी उधार रहने दो, बाद में दे दूंगा। लिन शाओ कैजुअली आगे बढ़ने लगी। हॉस्पिटल के बाहर अब रात हो चुकी थी। थैंक यू। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे पता है आजकल वी चैट पे बहुत कन्वीनियंट है। मैं बाद में सीधे ट्रांसफ़र कर दूंगा, या फिर मैं तुम्हारा वी चैट ऐड कर लूँ? मैंने तुरंत बोल दिया, ऐड वी चैट? मुझे अभी कुछ समय पहले ही वी चैट यूज़ करना आया था। कोई बात नहीं, बस आगे से लड़ाई मत करना। लिन शाओ कुछ कदम और चली। फिर हॉस्पिटल के बाहर निकलते ही उसने पीछे मुड़कर बैग से फ़ोन निकाला। स्कैन कर लो। सच में कर सकता हूँ? मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। तुमने ही तो कहा था कि बाद में मेडिसिन के पैसे ट्रांसफ़र करोगे। मुझे ऐड नहीं करोगे तो ट्रांसफ़र कैसे करोगे? लिन शाओ ने मेरी तरफ देखा। उसकी ओरिजिनली कोल्ड और काम आंखें जब मेरे फेस पर पड़ीं तो वो एक पल के लिए रुक गईं। उसकी आंखों में एक नोटिसेबल ट्रेम्बल आया। रहने दो। वो कुछ देर चुप रही और फिर अचानक बोली, लेकिन इस समय मैं नीचे सिर करके फ़ोन से छेड़छाड़ कर रहा था। मैंने उसकी आंखों का वो बदलाव देखा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठा लिया। उधर बहुत दूर न्यूयॉर्क में, यहाँ से साउथ सिटी के दूसरी तरफ, पूरे आधे ग्लोब की दूरी थी। दोनों जगहों के बीच 13 घंटे का टाइम डिफरेंस था। टाइम स्क्वायर के आसपास एक लग्जूरियस होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट से फैशनेबल गर्ल्स की हंसी और शोर सुनाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल सारी हंसी अचानक बंद हो गई। एक मिडिल एज्ड मैन जिसने पजामास पहन रखे थे अपने मैसी बालों को ठीक करते हुए जल्दी से बेडरूम से बाहर आया। चेयरमैन हूँ। क्या हुआ? क्या कल रात से तबीयत ठीक नहीं है? अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। आप जा रहे हैं? उस कार्ड में एक्टिविटी हुई है। उस आदमी की स्लीपी आंखें अचानक तेज चमक से भर गईं। वो खुशी से पलटकर सभी के साथ अपनी खुशी शेयर करने लगा। क्या हुआ? लड़कियां कंफ्यूज्ड होकर पूछने लगीं। इसका मतलब है कि मेरा बेटा वापस आ गया। उसने मेरा कार्ड यूज़ किया है। उसने मेरा कार्ड यूज़ किया है। वो खुशी से 2 बार यही बात दोहराता रहा। फिर जल्दी से सेक्रेटरी को कॉल किया। जल्दी साउथ सिटी के लिए प्लेन अरेंज करो। मैं वापस जाकर अपने बेटे से मिलने वाला हूँ। इसी समय हाफ ग्लोब की दूसरी तरफ साउथ सिटी में रात के 8 बजे थे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम अभी कहाँ रहती हो? इतनी देर से चुप रहने वाली लिन शाओ ने आखिरकार फिर बात की। मैं अभी टेम्परेरीली एक पड़ोसी अंकल के घर रह रहा हूँ। मेरा घर डेमोलिश हो गया। अब मेरा कोई घर नहीं है। तुम मेडिसिन समय पर लेना। कुछ खाने वाली हैं और कुछ लगाने वाली। अगर तुम्हारी बैग तक हाथ नहीं पहुँचता तो पड़ोसी अंकल से मेडिसिन लगवा लेना। लिन शाओ थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। कार में बैठो। मैंने अपने पास खड़ी एक स्टारी स्काई कलर्ड पोर्शे को देखा। लिन शाओ पहले ही ड्राइवर सीट पर बैठ चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और पैसेंजर सीट का दूर खोला। लिन शाओ ने कार स्टार्ट कर दी। इंजन की हल्की आवाज़ के बीच वो धीरे से मुस्कुराकर बोली, तुम में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे तुम फेक हो। क्या फेक? मैंने ठीक से सुनने के लिए कान के पास हाथ लगाया। लिन शाओ ने आगे कुछ नहीं कहा। वो कार चलाते हुए थोड़ी भौएं सिकोड़कर रूट देख रही थी। तुम श्योर हो कि रास्ता सही बता रहे हो? कोई गलती है? सॉरी, मेरी गलती है। आजकल नेविगेशन बहुत कन्वीनियंट है। असल में मैं रास्ता किसी हद तक पहचान सकता था। मैं जानबूझकर गलत दिशा बता रहा था। मैं बस उसके साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहता था। लेकिन तभी लिन शाओ ने कार सड़क के किनारे रोक दी। वो मेरी तरफ मुड़कर कुछ देर बिना कुछ बोले मुझे देखती रही। मैं ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी स्कूल के गेट से निकला हूँ। अगर मुझे स्कूल यूनिफॉर्म पहना दी जाए तो मैं किसी हाई स्कूल सीनियर से अलग नहीं लगूंगा। उसने मेरे फ्यूचर के हज़ारों अलग अलग वर्जन्स इमेजिन किए थे, लेकिन शायद इस वर्जन के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। वो थोड़ी कन्फ्यूज्ड थी।
मुझ में कोई बदलाव क्यों नहीं आया, लेकिन आखिरकार उसने सवाल नहीं किया। उसे डर था कि अगर उसने एक और सवाल पूछा तो ये ड्रीम टूट जाएगा। तुम उस पड़ोसी अंकल के घर कितने समय से रह रहे हो? लिन शाओ ने दूसरे तरीके से पूछा। बस कल रात से। इसी समय जांग अंकल का कॉल आ गया। मैंने स्पीकर ऑफ नहीं किया था। जांग अंकल ने कॉल उठते ही कहा, शाओगो, आज सुबह तुमने कहा था कि तुम उस लड़की के घर उसे ढूंढने जा रहे हो, मिली क्या? मैं डर गया और तुरंत स्पीकर बंद कर दिया। मैंने गिल्टी होकर लिनशाओ की तरफ देखा। फॉर्चुनेटली लिनशाओ के एक्सप्रेशन में कोई खास बदलाव नहीं था। हेलो जंग अंकल, मैं वापस आ रहा हूँ। आप घर पर हैं? तुम अकेले हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैंने लिनशाओ की तरफ देखा। नहीं, वो भी मेरे साथ है। मैं उसे ढूंढ चुका हूँ। अभी हम दोनों साथ हैं। वो मुझे वापस छोड़ रही है। अरे, तो तुम दोनों साथ हो? ओह नो, आज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ? मुझे लगा कि जांग अंकल की आवाज़ कुछ अजीब थी। मैं तुम्हें बताना भूल गया। आज मैं और तुम्हारी वोंग आंटी घूमने गए हैं। इतनी रात हो गई है, तुम आज वापस मत आना। ट्रैवल पर हो? मैं हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके बैठ गया। इस समय लिन शाओ की आंखें भी हल्की सी हिलीं। क्या हुआ? मैं पूरी तरह टूटे हुए एक्सप्रेशन के साथ बोला। आज रात शायद मेरे पास रहने की जगह नहीं है। जंग अंकल ट्रैवल पर चले गए हैं। अगर आप चाहो तो मुझे यहीं किसी जगह उतार दो। मैं किसी ब्रिज के नीचे जाकर बेगर गैंग के किसी भाई के साथ रात गुजार लूंगा। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। लिनशाओ ने हल्के से अपनी आंखें घुमाई और फिर कार स्टार्ट कर दी। मैं थोड़ा चौंक गया। कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर, लिनशाओ ने कैजुअली कहा। क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू लिनशाओ, गू यीलिंग। मुझे लगा था तुम मेरा नाम भूल चुकी हो। रात के 8:40 बजे सड़क पर अभी भी काफ़ी ट्रैफिक था। पोर्शे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में जाकर रुक गई। मैंने देखा कि लिनशाओ ने कार की निकाल ली। मैं अब यहाँ रहती हूँ, नीचे उतर जाओ। इतनी देर से कुछ नहीं बोलने वाली लिनशाओ मुझे लेकर बिल्डिंग के एलिवेटर में गई। फिर सीधे 27 फ्लोर पर पहुंची। मैं बीच बीच में चोरी छिपे उसे देखता रहा। लिनशाओ घर के डोर के सामने पहुंची। क्लिक, डोर अपने आप खुल गया। अब डोर्स भी बिना की के खुलते हैं? मैंने सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन बनाया। लिनशाओ को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा। उसने थोड़ी पोलाइटली कहा, मैंने डोर पर फेशियल रिकॉग्निशन लगा रखा है, इसलिए की ज़रूरत नहीं पड़ती। फेशियल रिकॉग्निशन आजकल फ़ोन्स में भी होता है। मैं डोर के बाहर खड़ा होकर उसे देखता रहा। अचानक मुझे थोड़ी उदासी महसूस हुई। लिन शाओ ने मुझे एक पेयर ऑफ स्लीपर्स दिए। मैंने उन्हें पहना। फिर उसने ऊपर देखकर मुझे देखा और अचानक हंस पड़ी। वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मैं घर के अंदर गया। फिर भी मेरे कदम थोड़े ऑकवर्ड थे। उसका घर बहुत बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा था कि थोड़ा एम्प्टी और स्पेशियस लगता था। अलग अलग तरह के फर्नीचर मेरे लिए अनफेमिलियर थे। हम दोनों कुछ देर बिना कुछ बोले खड़े रहे। फॉर्चुनेटली लिनशाओ ने जल्दी ही उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ दिया। उसने नीचे झुककर मेरी आर्म के वूंड को देखा। तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे वूंड्स हैं, पहले मेडिसिन लगा लो। मैंने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कर दी, ऐसे जैसे मुझे परमिशन मिल गई हो। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये वार्म वाटर है, पहले मेडिसिन खा लो। मैंने पेपर कप और टैबलेट्स लिए और उन्हें निगल लिया। मैं पीछे मुड़ा। तभी लिन शाओ ने अचानक कहा। मैं एक पल के लिए रुक गया और उसे सीधा देखने लगा। मैं तुम्हारे हाथ पर मेडिसिन लगा देती हूँ। लिन शाओ ने बेड के फुट की तरफ इशारा किया और अपनी आंखों से मुझे वहां बैठने को कहा। फिर वो खुद चुपचाप मेरे पीछे बैठ गई। मैंने अपने लेफ्ट आर्म को थोड़ा ऊपर किया। उसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हम दोनों ने जल्दी से आर्म के वूंड पर मेडिसिन लगा दी। तुम्हें भूख नहीं लगी? हॉस्पिटल से लेकर अभी तक हम बिजी हैं। रात में भी कुछ नहीं खाया। शायद सच में भूख लगी है। मैंने सिर खुजलाया। असल में मुझे काफ़ी समय से भूख लगी थी, लेकिन जब तक वो कुछ नहीं कहती मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मेरे चेहरे पर खुशी की हल्की चमक आई। मैंने सोचा कि आखिरकार मुझे अपनी यूज़फुलनेस दिखाने का मौका मिल गया। मैं फ्रिज देखता हूँ, ज़्यादा कुछ मत सोचो, आज रात का खाना मैं बनाऊंगा, मैंने कॉन्फिडेंस से कहा। आखिरकार अब मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। फ्रिज डबल डोर वाला था, एक साइड फ्रीज़र और दूसरी साइड रेफ्रिजरेटर। मैं 10 साल पहले से आया था, लेकिन ये डिस्टिंक्शन अभी भी समझ सकता था। मैंने फ्रिज खोला। अंदर सिर्फ एक स्मॉल बॉक्स पैक्ड योगर्ट था। उसके ऊपर ऑरेंज येलो विनी द पू की पिक्चर बनी हुई थी। इसी समय लिन शाओ बेडरूम से बाहर आई। लिन शाओ, मैंने कुछ कहना शुरू ही किया था कि उसने बीच में कहा। अभी जो बात कह रही थी वो आधी ही रह गई। तुम बाहर चले गए थे, मेरे फ्रिज में कुछ भी नहीं है, तुम्हें कल सुबह भी यही योगर्ट पीना पड़ेगा। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर फ्रिज में रखे योगर्ट की तरफ इशारा किया। आमतौर पर सुबह पीता हूँ, लेकिन कभी कभी भूल जाता हूँ, लिन शाओ ने कैजुअली कहा। फिर उसने सिर नीचे कर लिया और फ़ोन पर कुछ देखने लगी। फिर भी तुम्हारी इंटेंशन के लिए थैंक यू। तो रात में तुम क्या खाती हो? सिर्फ आज रात नहीं, हर रात और हर दोपहर और हर सुबह। तुम अभी मेरी चिंता कर रही हो? गू यीलिंग। फ्रिज में अक्सर खाना नहीं होता, लेकिन नीचे बहुत सारी फूड डिलीवरी शॉप्स हैं। मैं अक्सर फूड ऑर्डर कर लेती हूँ। मैं खुद को भूखा कैसे रखूंगी? तुम्हें भी भूखा नहीं रहने दूंगी। जो खाना है बताओ, हम ऑर्डर कर लेते हैं। मैं कुछ भी खा लूँगा। मैंने फ्रिज बंद किया। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैंने पूछा, क्या स्कूल के बाहर वाली वो रोस्ट डक शॉप अभी भी है? यांग्स रोस्ट डक शॉप। लिन शाओ ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की। उस समय हमारे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे। हम अक्सर फ्राइडे को वहाँ जाते थे, क्योंकि फ्राइडे को स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट मिलता था। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये सब बहुत पहले की बात हो गई।
शायद वो भी अब नहीं रहा होगा। शायद तुम्हारी बात पर ध्यान दिए बिना लिन शाओ फ़ोन स्क्रॉल करती रही। रोस्ट डक, क्रिस्पी पॉर्क रिब्स, गोबा मीट स्लाइसेस। मुझे याद है उनके स्वीट शॉबाई भी काफ़ी टेस्टी थे। तुम क्या खाओगे? वेट! मैंने हैरानी से पूछा। वो अभी भी है? वो रोस्ट डक शॉप? उसने उनका फूड डिलीवरी पेज ढूंढ लिया। पता नहीं ओनर बदला है या नहीं, लेकिन शॉप का नाम अभी भी वही है। लिन शाओ ने फ़ोन मुझे दिखाया। मेरे दिल में अचानक एक गर्माहट दौड़ गई, एक ऐसी खुशी और इमोशन जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। तो आखिरकार सब कुछ नहीं बदला था, कुछ चीज़ें अब भी वैसी ही थीं। मैं अचानक होश में आया और इंस्टिंक्टिवली उसकी आंखों में देखने लगा। एक मीडियम पोर्शन रोस्ट डक, 3 लियांग गोबा मीट स्लाइसेस और एक स्वीट शॉबाई ऑर्डर कर लें। मुझे अभी भी कोल्ड मिक्स पोर्क पसंद है, ये कभी नहीं बदला। एक वो भी ऑर्डर कर दो, अगर तुम्हें अभी भी पसंद है तो। हाँ, बिल्कुल। लिन शाओ ने बहुत आसानी से एग्री कर लिया। एक मीडियम रोस्ट डक, 3 लियांग गोबा मीट स्लाइसेस। लिन शाओ फ़ोन पर डिशेस सेलेक्ट करते हुए धीरे धीरे उन्हें दोहराती रही। उसकी आंखों में बहुत हल्की सी चमक थी, जैसे उसे भी कुछ याद आ गया हो। कुछ ही देर बाद डिलीवरी आ गई। वास्तव में कोई सामान लेकर दूर तक आया था। मैंने रूम से सिर बाहर निकाल कर देखा। पीले यूनिफॉर्म वाला आदमी शायद डिलीवरी बॉय था। आप पहली बार डिलीवरी ऑर्डर कर रहे हैं? मैं इस एरिया में अक्सर डिलीवरी करता हूँ। आपके घर पर पहली बार डिलीवरी कर रहा हूँ। डिलीवरी बॉय मुस्कुराते हुए सामान अंदर देने लगा। लिन शाओ के चेहरे की स्माइल थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। उसने सामान लिया और पोलाइटली मुस्कुराते हुए डोर बंद करने लगी। डिलीवरी बॉय ने अच्छे मन से डोर पूरी तरह बंद होने से पहले ही जोर से रिमाइंड किया, आप न्यू यूज़र हैं। अगली बार डिलीवरी ऑर्डर करते समय कूपन ज़रूर ले लेना। न्यू यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छा डिस्काउंट होता है। लिन शाओ पीछे मुड़ी। ऐसा लगा जैसे वो अभी रूम से बाहर आई हो, और शायद उसने सुना ही नहीं। लेकिन लिन शाओ ने जल्दी से अपना एक्सप्रेशन संभाल लिया और फूड टेबल पर रख दिया। गु यी लिंग, आकर टेबल सेट कर दो। मैं किचन से प्लेट्स लेकर आती हूँ। ओह, ओके। मैं खुश होकर उसके पीछे पीछे छोटे बच्चे की तरह दौड़ पड़ा। बाद में लिन शाओ एक बॉटल रेड वाइन भी लेकर आई। तुम वाइन पीते हो? लिन शाओ अपने ग्लास में वाइन डालते हुए मेरी तरफ देखने लगी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखा था। उसकी आंखों का वो लुक समझना मुश्किल था। लाइट के नीचे वो डिस्टेंट और अनरीचेबल लग रही थी, लेकिन साथ ही इतनी अट्रैक्टिव कि मेरा मन उसके साथ समय बिताने को करने लगा। मुझे भी एक ग्लास दे दो। मैं अचानक जैसे उसकी कंपनी में पूरी तरह खो गया। बहुत समय से ये चीज़ें नहीं खाई हैं। रोज़ डक की स्मेल तो बहुत अच्छी है। लिन शाओ की आंखों में चमक आई। ट्राई करके देखो। मैंने चुपके से उसे देखा। फिर लिन शाओ ने अपना वाइन ग्लास उठाया और गहरी सिप ली। फिर दूसरी। मैं उसे कंफ्यूज्ड होकर देखता रहा। मुझे थोड़ा शौक लगा। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपने वाइन ग्लास का किनारा पकड़ लिया। एक सिप लो। तुम अक्सर पीती हो? हाँ, आज कुछ अलग है। अलग क्यों? जैसे ही उसकी नज़र मेरी तरफ आई, मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। लिन शाओ ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। अचानक क्लिक की आवाज़ हुई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। और इसी के साथ वीडियो यही पे एंड होती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल तुम लोग सब्सक्राइब करके रख लो।